तो एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी और एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर वन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, उसी के बाद आप सेकंड क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनसे द्विघात समीकरणें बना करके देखनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इसमें केवल समीकरण बनानी है, उन्होंने हल करने के लिए नहीं कहा, हमें केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है बस। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है ना, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ती है। देखना, लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से है ना, तो जिसके 2 गुने से होता है या जिसके भी 2 गुना 4 गुना ऐसे कहा जाए, उसी को मानना होता है। तो जैसे मान लो चौड़ाई के 2 गुने से कहा, तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, x। तो वहाँ से लंबाई बराबर क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई कौन है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार ये 2 इक्वेशन बनेगी, लंबाई और चौड़ाई की। हमें दिया था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना, 528। इस 528 को बराबर रख देंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई के, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब करते हैं, देखना क्वेश्चन कैसे हुआ। देखना, पहले तो हमने माना कि जो भूखंड की चौड़ाई है वो है x मीटर, भूखंड की चौड़ाई दे दिया। भूखंड की लंबाई, अच्छा यहाँ पर लंबाई करना, भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये वाली लंबाई है, तो लंबाई बराबर हो गया 2x + 1, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो चौड़ाई है वो तो क्या मान लिया हमने जैसे x, लेकिन जो लंबाई थी ना वो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक थी। तो चौड़ाई क्या थी, x, इस x का कर दिया 2 गुना, 2 गुने से 1 ज़्यादा, वो कौन हो गई, इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, अब आगे क्या कहा उन्होंने, हमें दिया था भूखंड का क्षेत्रफल, और भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया था 528 के। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई का मान रखा x, लंबाई का मान रखा 2x + 1। इसको हल किया, कैसे किया, x का मल्टीप्लाई किया 2x है, x का मल्टीप्लाई किया 2x है, x गुणा होगा x से तो क्या बनेगा, 2x² होगा। ठीक है, फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, x बना। मतलब ये तो आ गया हमारे पास क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल इक्वल किसके दिया था, 528 के, इसलिए इस वैल्यू को इक्वल किया हमने किसके, 528 के। ठीक है, लेकिन अभी इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, तुमने पढ़ा भी होगा, ये वाला ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसके इक्वल बनाना है अगर हमें, तो इधर देखा होगा तुमने RHS में 0 होता है, मतलब हमें इधर 0 बनाना है, तो इधर वाले जितने भी पद हमें दिए हैं उनको ट्रांसफ़र करके लाना होगा दूसरे पक्ष में। ठीक है, तो ये 528 इधर दिया था, इसको हम दूसरे पक्ष में लेकर के आए तो ये इधर प्लस का था, जब दूसरे पक्ष में लाएंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की। अब हमें देखना था कि ये एक द्विघात समीकरण का रूप बना है कि नहीं बना, बस इतना सा बताना है। और द्विघात समीकरण का रूप कब बनता है, जब उस बहुपद में चर की हाईएस्ट घात कितनी होती है, 2। ठीक है, यहाँ पर देखो चर की हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है, x की पावर कितनी है, 2, x की पावर 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण का रूप के जैसा है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है, और जहाँ पर x मीटर, x क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो हमें बस ये बताना था कि ये द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं, तो हम लिख देंगे नीचे, ये लिख दिया कि अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, इस प्रकार तुम्हें इक्वेशन करने हैं, बस तुम्हें केवल बताना ही है कि जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ये कितना दिया है, 306। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे क्या होता है, देखना 1 से चले 2 पर, ये पूर्णांक है सब, 1 2 3 4,
जब क्रमागत कहा है तो 1 के बाद क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 2 के बाद क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। अब पता है ये कैसे बढ़ रहे होंगे, इस 1 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या 2 नहीं बन रहा होगा क्या, और 2 में अगर 1 और जोड़ दूं तो क्या 3 नहीं बनेगा क्या, 3 में 1 और जोड़ दिया जाए तो 4 नहीं बनेगा क्या। मतलब क्रमागत है, मतलब वो 1 के बाद 1 दिया हुआ है, मतलब पिछले वाले पूर्णांक में 1 जोड़ने पर हमें अगला पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन हमें पिछले वाला नहीं पता था, इसलिए हम पिछले गुणांक को क्या मान लेंगे, x, ठीक है। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा नहीं होगा। अगर तुम इसको x मानोगे तो x प्लस 1 करने पर ये मिलता नहीं मिलता, तो ये क्या मिलता हमें, x प्लस 1 मिलता नहीं मिलता, ठीक है। तो पहला पूर्णांक तो क्या माना, x, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है हमारे, ठीक है। अब आगे क्या दिया है देखना, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है इन्होंने, 306। गुणनफल किया हमने, पहला गुणांक रखा x, दूसरा गुणांक रखा x प्लस 1, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। x का गुणा हुआ x है, x गुणा हुआ x है तो क्या बना, x स्क्वायर। x का गुणा हुआ 1 से, तो x को 1 से गुणा करते हैं तब क्या बनता है, x बनता है। x का गुणा किया x से तो बना x स्क्वायर, और x का गुणा किया 1 से तो बना x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये जो आया है ये बराबर किसके दिया था हमें, 306 के, तो बराबर 306 के रखा हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग। वही चीज़ करी हमने, इधर 0 बनाने की कोशिश करी तो इधर वाला पद लेकर के आए दूसरे पक्ष में, जब इसे इधर लेकर के आए तो किसका बन गया, माइनस का बन गया। अब हमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है इसमें, 2। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण के रूप का हो जाएगा। बस इतनी सी लाइन लिखनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा अभी क्वेश्चन हमें केवल पहचानने वाले चल रहे हैं, इनको हल करना हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो हम रोहन की आयु को क्या मान लेंगे, जैसे x, 26 साल उसकी माँ बड़ी है तो x प्लस 26 होगा नहीं होगा, होगा ना। जैसे मान लो किसी की वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है और इसकी माँ इससे 10 वर्ष, इससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है इससे, तो 10 प्लस 26 होता नहीं होता, 10 प्लस 26 होता ना ये, तो उसकी माँ कितने वर्ष हो जाती, 36 वर्ष। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर दी है कि अगर उसकी माँ, रोहन की जो आयु है उससे कितने वर्ष बड़ी है उसकी माँ, 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ कितने वर्ष हो जाएगी, x प्लस 6 वर्ष, 26 वर्ष, ठीक है। आगे क्या दिया, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, लेकिन अभी की नहीं कहा, अब से 3 वर्ष बाद की कहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की वर्तमान आयु जैसे अभी 10 वर्ष थी इस रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद क्या 10 प्लस 3 नहीं हो जाएगी क्या, 10 प्लस 3 नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। उसकी माँ की आयु कितनी थी, 10 प्लस 26, तो ये भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी, हो जाएगी ना। बिल्कुल इसी प्रकार हमें दिया है उनकी वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु जैसे क्या थी, x वर्ष, 3 साल बाद क्या ये x प्लस 3 नहीं हो जाएगी क्या, और ये 26, x प्लस 26 था तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा, उनकी आयु का गुणनफल, लेकिन कब का, 3 वर्ष बाद का। अब बताओ 3 वर्ष बाद की आयु क्या थी, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या बन जाएगी, x प्लस 29, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, x प्लस 29 हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो हो जाएगी x प्लस 3, 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29। इन दोनों का जो गुणनफल है वो गुणनफल बराबर किसके दिया, 360 के दिया, बराबर किसके दिया है, 360 के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रख देंगे किसके बराबर, 360 के, फिर देखेंगे कि ये द्विघात का रूप है या नहीं है। अब समझना कि क्या दिया है तुम्हें। हमने मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु तो क्या है, x वर्ष, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष, होगी नहीं होगी, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन से कितने वर्ष बड़ी थी वो, 26 वर्ष, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 26। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की आयु, रोहन की आयु तो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है। रोहन की माँ की आयु
वर्तमान में तो कितनी थी x+26, लेकिन उसकी रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+26 तो पहले थी, इसमें और कितना जोड़ दिया 3, जोड़ने पर क्या बना x+29। मतलब जो 3 वर्ष बाद की आयु है वो रोहन की तो है x+3, उसकी माँ की है x+29। अब इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके दिया, बराबर दिया है इन्होंने, बराबर दिया था 360 के। ठीक है, अब उनका गुणनफल करके देखते हैं। तुम चाहो तो पहले गुणनफल भी कर सकते हो, गुणनफल नहीं भी करोगे तब भी यहीं पर इक्वल लगा करके 360 सोल्व कर सकते हो प्रश्नानुसार में। ठीक है, देखो इनका गुणनफल दिया था ना, तो पहले हमने गुणनफल भी ज्ञात कर लिया। गुणा कैसे किया, इस x का गुणा किया इस x+29 से, 2 ब्रैकेट का गुणा करना। ठीक है, पहले भी सीख रखा है, x गुणा होगा x+29 से, फिर दूसरा पद +3 ये मल्टीप्लाई होगा x+29 से। ठीक है, x का गुणा हुआ x से तो ये बनेगा x², x का गुणा होगा इस 29 से तो ये बनेगा 29x, प्लस 3 गुणा होगा x से तो ये बनेगा 3x, 3 गुणा होगा 29 से तो ये बनेगा यहाँ प्लस का 87। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिया। अब यहाँ पर ये x वाला पद, ये भी x वाला पद, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे 32x। अब ये वाला जो गुणनफल था, ये गुणनफल हमें बराबर दिया था किसके 360 के, तो बराबर रखा 360 के, प्लस वाला पद बराबर के इधर आया तो ये बन गया किसका माइनस का। ठीक है, इनको जब हल किया इसमें से घटाया तो बचा 273। हाईएस्ट घात कितनी आ रही थी 2, दी गई समस्या क्या होगी, एक द्विघात समीकरण का रूप होगी। ठीक है, तो दिया गया क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात समीकरण का रूप है, जहाँ पर x कौन है, x है रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, लॉजिकल है, समझने की कोशिश करना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब उसकी चाल तो क्या है समान, तो उसकी चाल को क्या माना u किलोमीटर प्रति आवर। u क्यों माना, x भी मान सकते हो। ठीक है, u भी मान लिया। u क्या होता है, जैसे साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस में प्रारंभिक चाल है ना, तो वो मानते हैं u से, अंतिम होती है v से, वो इस प्रकार u माना है इसको। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। अच्छा, पहले क्या दिया था, ये 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो चाल बराबर क्या मानी हमने u किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, इनमें लगने वाला समय कितना हो जाएगा, दूरी भी हमें ज्ञात है 480 किलोमीटर, चाल भी हमें पता है u किलोमीटर प्रति आवर, तो ये दूरी है, ये चाल है, तो समय हम पता कर सकते हैं। एक सूत्र पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है 480, दूरी कितनी दी है यहाँ 480 बटे चाल, चाल कितनी थी हमारी u, चाल कितनी थी u, तो समय बराबर क्या बना 480 बटे u, घंटे बने है ना। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या बना 480 बटे u घंटे। ठीक है, एक समय तो हमने निकाल लिया, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, ये सूत्र हमें याद रखना था। आगे कैसे होगा ध्यान से समझना। अब आगे इन्होंने क्या कहा था कि रेलगाड़ी की चाल कितनी कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब बताओ कम कर दी जाए, पहले चाल कितनी थी u थी, पहले चाल कितनी थी केवल u, पहले चाल क्या थी केवल u, तो उनमें लगा समय क्या था, लगा समय निकाला था हमने 480 बटे u, ये निकाला था ना। लेकिन अब चाल कितनी है 8 किलोमीटर कम, तो u माइनस 8 होगा नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है समय बराबर 480 बटे u माइनस 8। ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने कहा कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है, मतलब दूरी तो वही है 480 किलोमीटर, लेकिन उसको तय करने में लगा समय 3 घंटे अधिक लग जाएगा। ठीक है, जब हम चाल कम कर देंगे तब की बात है, चाल कम कर दी जाए। चाल कम करने पर पता है समय कितना लग रहा था, चाल कम करने पर समय लग रहा है तुम्हारा 480 बटे u माइनस 8, ये समय लग रहा है।
और ये किसके बराबर दिया है, पहले का जो समय था, पहले का जो समय था 480/u, उससे कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम करने में जो समय लगा है ना, ये कहा ना उन्होंने, समय लगा है ना, ये पहले के मुकाबले कितने घंटे ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो पहले हमारा समय लग रहा था 480/u, अब कितना लगेगा, लेकिन 3 घंटे ज़्यादा। कब लगेगा, जब हमने चाल कितने किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये इस प्रकार इक्वेशन बनेगी। ये प्लस वाला पद इधर आएगा तो किस में बनेगा, माइनस में। तो यहाँ पर ये माइनस में लिखा है हमने, ठीक है। सब जगह पर किसका भाग दे दिया, 3 का भाग। 3 का भाग 480 में दिया तो 160 बना, 3 का भाग इस 480 में दिया तो 160 बना, 3 का भाग 3 में दिया तो बना 1, ठीक है। अब इससे क्या आगे समझना पूरा। अब इसके बाद इसको हल करना है। देखना यहाँ पर अगर तुम लसा लेते हो, लसा लेना आता ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, ये वाली इक्वेशन के बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। 160 बटे दिया था u माइनस 8, माइनस का 160 बटे रहा u बराबर क्या है, 1। इनका लसा लेते हैं तो लसा आएगा क्या, u ब्रैकेट u माइनस 8, ठीक है। ये आएगा इनका लसा, पता है ना। अगर हम किसी का भी लसा लेते थे, जैसे 1/3 प्लस 1/4, इनका लसा हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता था ना। तो 3 × 4 बराबर क्या आता था, 12। तो ये 12 ही क्या था, इनका एलसीएम था। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर जो पद था u माइनस 8 और यहाँ पर जो पद था u, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही एलसीएम होगा ना इनका। ठीक इसी प्रकार अब देखना आगे, u माइनस 8 का भाग देंगे तो u माइनस 8 में चला ही जाएगा, बचेगा कौन, u का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 160 से। तो 160 को u से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, 160u बनेगा, ठीक है। जैसे u माइनस 8 का भाग दोगे किसमें, इस पूरे पद में। u माइनस 8 का भाग दिया ना तुमने, u माइनस 8, इसमें भाग दिया किसका, u माइनस 8 का। तो u माइनस 8 से तो u माइनस 8 कट ही जाएगा, बचेगा क्या, u। तो ये u ही तो गुणा होगा ना अंश से। तो यहाँ पर u को गुणा किया 160 से, 160u बन गया। अब आगे देखना, यहाँ पर u का डिवाइड तो चला ही जाएगा किसमें, u में, बचेगा कौन, u माइनस 8। तो ये u माइनस 8 से गुणा कौन होगा, 160 मल्टीप्लाई होगा u माइनस 8 बराबर 1 चल ही रहा है। अब ये जो पद था ना, ये नीचे वाला, ये डिवाइड वाला पद, ये चला जाएगा इधर 1 से मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये वाली स्टेप अब लिखी है हमने, ठीक है। तुम चाहो तो इसके बाद इस एक स्टेप को और बढ़ा लेना और इसके बाद इस स्टेप को लिख देना वापस, ठीक है। ये 1 के साथ चला गया मल्टीप्लाई में तो बराबर होकर के बना ऐसा। अब आगे हल करते हैं। देखना यहाँ पर क्या किया, 160 को u से मल्टीप्लाई किया तो 160u बना, 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो बना प्लस का 1280। u का गुणा हुआ u से तो बना u², u का गुणा हुआ 8 से तो बना 8u। बाकी इधर जो प्लस का था इधर लेकर के, अच्छा इसको हल कर लेते हैं एक बार। ये 160u से 160u तो कटा, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का लेकर के गए, बराबर किसके बना, 0 का। यहाँ पर भी चर की हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है। अगर चर की हाईएस्ट घात 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण का रूप होता है कि नहीं होता, होता है ना। इसलिए ये दी गई समस्या क्या होगी, एक द्विघात समीकरण का रूप होगी। लास्ट वाला क्वेश्चन लॉजिकली था, अच्छा था, करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तक तो हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्या पढ़ा, केवल समीकरणों को हल करके ये पहचानना कि वो द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम आगे एक्सरसाइज 4.2 में। तो यहाँ तक जिन्होंने भी अच्छे से समझा है उसको भी आगे अच्छे से समझ में आने वाला है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।